बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंचल सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से संबंधित तमाम नई जानकारियां। चाहे बात किसान केंद्रित योजनाओं की हो या फिर कृषि में नई तकनीक की हो, ये तमाम जानकारियां आपको इसी मंच पर मिल जाती हैं, जिसे इस्तेमाल कर आप अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। हमेशा की तरह कार्यक्रम में सबसे पहले बात होगी विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। आइए अब नजर डालते हैं आज क्या विशेष है आप किसानों के लिए मंत्रालय से। तो आइए अब आपको लेकर चलते हैं कृषि मंत्रालय में स्थित डीडी किसान के स्टूडियो और आज जानते हैं आपके लिए क्या विशेष है मंत्रालय से। किसान भाइयों, आज हम कपास के उत्पादन में वृद्धि के मिशन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा, 1 फरवरी को अभी हाल ही में बजट में इसकी घोषणा की गई है। इसमें 5,272 करोड़ रुपए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स को दिए गए हैं। उसी के अंतर्गत यह मिशन ऑन इंक्रीजिंग कॉटन प्रोडक्टिविटी लागू होगा। इसमें क्या है कि किसान भाइयों, अभी आप देख रहे हैं कि ये जो बजट दिया गया 5,272 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स को, ये पिछले वर्ष से 19% अधिक है। और अभी कपास का देखने में आ रहा है कि स्टेगनेंट यील्ड्स हो गई है, मतलब यील्ड्स अब बढ़ने का कोई वो नहीं दिख रहा है। तो उसको बढ़ाए जाने के लिए प्रयास किए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जो कि 5 साल चलेगा। 5 साल का यह प्रोजेक्ट रहेगा कपास की वृद्धि के लिए, उत्पादन की वृद्धि के लिए। और इसमें हाई लॉन्ग एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल वेराइटीज़ को डेवलप करने की चर्चा की जाएगी। ब्रीडिंग पे काम किया जाएगा ताकि एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल मिले कपास में, और इससे उत्पादन में वृद्धि होगी, इनकम बढ़ेगी किसान भाइयों की, और हमें सतत एक उत्पादन मिलता भी रहेगा इंडस्ट्री के लिए। और एमएसएमई भी इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि एमएसएमई का 85% काम लगभग कॉटन में एमएसएमई के थ्रू ही किया जाता है, तो उन्हें भी इससे बढ़ावा मिलेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी, इसमें जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी समावेश किया गया है कि उनसे जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है उनका कैसे अपन कपास की उत्पादन की वृद्धि में मदद ले सकते हैं। इसके अलावा अपन डोमेस्टिक जो मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट को भी, प्रोडक्शन को डेवलप करने के लिए डोमेस्टिक मार्केट के लिए, जिससे कि कच्चा माल, कच्चा उत्पादन वगैरह मिलेगा, जो कि उसके लिए मददगार होगा। तो किसान भाइयों, आपसे अपील है कि आप इस प्रोजेक्ट का भरपूर लाभ उठाएं और कपास के उत्पादन में वृद्धि में मदद करें। आइए अब नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। दिल्ली विश्वविद्यालय के देशबंधु कॉलेज में अश्वगंधा पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आइए जानते हैं इसमें क्या रहा विशेष। दिल्ली विश्वविद्यालय के देशबंधु कॉलेज में अश्वगंधा और मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। अश्वगंधा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में प्रयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पौधा है। आयुर्वेद में अश्वगंधा को मेथ्य रसायन भी कहते हैं, जो हमारे दिमाग की याददाश्त और एकाग्रता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। अश्वगंधा वर्षा ऋतु की फसल है, इसलिए इसमें बहुत अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। मृदा में नमी की कम मात्रा होने पर सिंचाई करना अनिवार्य हो जाता है। अश्वगंधा की खेती सिंचित एवं असिंचित दोनों ही दशाओं में की जाती है। फरवरी मार्च के महीने में पौधों में फूल एवं फल आना प्रारंभ हो जाते हैं। अश्वगंधा की फसल अप्रैल मई में 240 से 250 दिन के पश्चात खुदाई के योग्य हो जाती है। हेल्थ की दृष्टि से बहुत बड़ा बेनिफिशियल है। और कोविड में आप सब लोगों ने देखा होगा तो गिलोय के साथ में अश्वगंधा का भी बहुत सारे लोगों ने सेवन किया था, क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्टर है। तो इसके साथ में इम्यूनिटी आपकी बूस्टअप होती है, तो रोगों से लड़ने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है। ये बहुत अच्छा है। इसको बढ़ावा देने के लिए इसमें खेती किसानों के साथ में भी प्रयोग वो होते हैं।
आयोजन होते हैं। किसानों को अवेयरनेस की जाती है, उनको बताया जाता है कि आपको क्या फ़ायदा होना है। जैसे हमने कहा ना, इसका पत्ता भी बिकता है, इसका बीज भी बिकता है, इसकी जड़ भी बिकती है, और लगभग आपको 1-1.5 लाख से लेकर के लगभग 2 लाख तक की एक उपज के साथ में आपको उसको बेनिफिट मिलता है 1 हेक्टेयर में। हमारी भारत सरकार जो है वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ में मिलकर के बात करती है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने अब कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए अपनी MIDH स्कीम के अंतर्गत इसका समावेश कर लिया है। तो मेडिसिनल प्लांट, उसमें अश्वगंधा भी शामिल है। तो मेडिसिनल प्लांट की कोई खेती करना चाहे तो उसको पूरा बेनिफिट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा NMPB बोर्ड द्वारा एक ग्रांट जो देशबंधु कॉलेज को मिला है, उसके तहत 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। और इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है स्पीशीज स्पेसिफिक नेशनल कैंपेन ऑन अश्वगंधा अ हेल्थ प्रमोटर रखा गया है। इस कॉन्फ्रेंस में लगभग दिल्ली NCR से और देश के कई राज्यों से लोगों ने, स्टूडेंट्स ने, फैकल्टी ने, रिसर्च स्कॉलर्स ने पार्टिसिपेट किया है। आज बहुत सारे साइंटिस्ट अपना अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अपना रिसर्च बता रहे हैं लोगों को कि किस तरीके से अश्वगंधा को हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करके लोगों को बीमारियों से बचा सकते हैं। अश्वगंधा अपने आप में एक ऐसी अद्भुत जड़ी बूटी है, औषधि है, जिसका प्रयोग बच्चे से लेकर के बुज़ुर्ग तक किया जा सकता है। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम पूरे देश में एक अश्वगंधा कैंपेन के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं। आज बहुत सारे बच्चों का कंपटीशन भी है, जिसमें अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च स्कॉलर, फैकल्टी अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से आए हुए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का और इस प्रोजेक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम देश भर में अश्वगंधा के बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड करें और इसके गुणकारी लाभों का फ़ायदा सभी लोगों को मिले। अश्वगंधा एक जड़ी बूटी नहीं है। अश्वगंधा जैसे हजारों ऐसे पौधे हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं, जो अद्भुत हैं और उनका प्रयोग हजारों सालों से ये देश करता आया है। यदि हम उस लेगेसी को संभाल करके रखें, बनाए रखें और आने वाले जनरेशन को बताएं कि कितना रिच लेगेसी है, तो वो दिन दूर नहीं है। मोदी जी ने कहा था कि ये देश विश्व गुरु हो सकता है, उसकी तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मेरा मानना है मोदी जी का जो संकेत है वो सच में, जो सपना है वो पूरा होने वाला है, यदि हम इसी दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ते रहेंगे। आइए नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। विज्ञान और किसान में आज हम आपको बताएंगे चने के बारे में। जी हाँ, चना एक दलहनी फसल है और हमारे किसानों की आय के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही हमारी पोषण सुरक्षा को भी ये सुनिश्चित करता है। चने की फसल को लेकर कुछ विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रख हमारे किसान अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। चने में अगर सिंचाई की जरूरत पड़ रही है तो फूल आने से पहले ही कर दें। फूल आते समय सिंचाई नहीं करनी है, वरना फूल झड़ने लगेंगे। बारानी इलाकों में चने के पौधे मिट्टी की गहराई में मौजूद नमी से सिंचाई का काम चला लेते हैं। अगर खेत में चिड़िया बैठ रही हो तो यह समझ लें कि फली छेदक का प्रकोप होने वाला है। इस तरह कीटों का पता लगाने के लिए फेरोमोन ट्रैप इस्तेमाल किया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। ट्रैप में 5 से 6 कीट फंस जाने पर उसी समय कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल कर दें। बाजार में कई तरह के रसायन मौजूद हैं। आप स्पाइनोसेड 45% को पानी में घोलकर छिड़क सकते हैं। 1 लीटर पानी में 0.2 मिलीमीटर दवा मिलानी है। इसकी जगह पर आप 5% इमामेक्टिन बेंजोएट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घोल बनाने के लिए 1 लीटर पानी में 0.4 ग्राम दवा मिलानी होगी। रसायनों का इस्तेमाल तभी करें जब प्रकोप बहुत ज्यादा हो। 5% NKE या 3% नीम के पत्तों का निचोड़ भी फली छेदक के लिए अच्छा विकल्प है। चने की फसल में झुलसा रोग लगने का भी खतरा होता है। निचली पत्तियों का पीला पड़कर झड़ना, फलियों का कम बनना या उनका छिदा हुआ होना इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। शुरुआत में पत्तियों पर बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जो बाद में बड़े होकर भूरे हो जाते हैं। इससे फूल मर जाते हैं और फलियां बहुत कम बनती हैं। झुलसा की रोकथाम के लिए मैग्नीज कार्बोमेट का इस्तेमाल करें।
फरवरी और मार्च के दौरान चने के रस्ट रोग के लक्षण भी दिखाई देते हैं। रोकथाम के लिए प्रोपिको नोजोल 25% EC का इस्तेमाल कर सकते हैं। असिंचित इलाकों में फरवरी के अंत तक फसल पक जाती है और इसकी कटाई होने लगती है। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका AI एंकर कृष। आज हम गन्ने की खेती में उच्च उत्पादन और तेजी से वृद्धि के लिए सर्वोत्तम तकनीकों पर चर्चा करेंगे। 1. उपयुक्त किस्मों का चयन। गन्ने की खेती के लिए सही किस्म का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोलख 1500-206 एक उच्च उपज देने वाली किस्म है जो प्रमुख रोगों और कीटों के प्रति मध्यम प्रतिरोधी है। इसकी खेती से समग्र लागत कम होती है और किसानों की आय में वृद्धि होती है। 2. भूमि की तैयारी और बुवाई। गन्ने की अच्छी वृद्धि के लिए मिट्टी की गहरी जुताई करें और उचित जल निकासी सुनिश्चित करें। बुवाई से पहले मिट्टी की जांच कर आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करें। साथ ही गन्ने के साथ मूंग, उर्द, लोबिया, प्याज, धनिया और कद्दू वर्गीय सब्जियों की सहफसली खेती करें जिससे अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो सके। 3. पोषक तत्व प्रबंधन। गन्ना एक बहुवर्षीय फसल है जो बड़ी मात्रा में जैव पदार्थ उत्पन्न करता है, इसलिए पोषक तत्व प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की संतुलित मात्रा का उपयोग करें। साथ ही जैविक खाद और हरी खाद का उपयोग मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होता है। 4. सिंचाई प्रबंधन। गन्ने की फसल को नियमित और पर्याप्त सिंचाई की आवश्यकता होती है। फसल की विभिन्न अवस्थाओं में जल की मांग भिन्न होती है, इसलिए समय समय पर सिंचाई करें। टपक सिंचाई प्रणाली अपनाने से जल की बचत होती है और फसल की वृद्धि में सुधार होता है। इन तकनीकों को अपनाकर गन्ने की खेती में उच्च उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता प्राप्त की जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन किसानों से जो कि कृषि के क्षेत्र में कुछ नया कर रहे हैं, नवाचार को अपना रहे हैं, नई तकनीक के साथ मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। ये किसान अपने लिए तो नए द्वार खोल ही रहे हैं, अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा साबित हो रहे हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं कृषि स्टार्टअप में एक ऐसे ही किसान से। हरे चारे में 65 से 70% तक नमी होती है। जब खेतों में इसे काटते हैं तो नमी कम होना शुरू कर देती है और 2-4 दिन में ही चारा सूख जाता है। साइलेज ऐसी तकनीक है जिसमें चारे की नमी और पोषक तत्व 2 साल तक बने रहते हैं। साइलेज ज्वार का भी बनाया जा सकता है, जई का भी, बाजरे का भी और मक्का का भी। नंदू महाराष्ट्र के पुणे में रहते हैं और मक्का का साइलेज बनाते हैं। वो काफी पढ़े लिखे हैं और इन्होंने कृषि की उच्च शिक्षा प्राप्त की है। नंदू ने हालांकि नौकरी भी की, लेकिन बाद में अपना खुद का कारोबार शुरू करने का फैसला किया। आखिरकार 2018 में इन्होंने साइलेज बनाना शुरू किया। 2018 में मैंने कुकड़ी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड ऐसे स्टार्टअप हमने रजिस्टर किया था। उस साइलेज यूनिट की जब भी हमने 2018 में शुरू किया था तो शुरुआत कैसे हुआ था कि मैंने जब जॉब किया था तो जॉब के दौरान मैं
पूरा इंडिया घूमता था। तो इंडिया घूमने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी फार्मिंग जो है वो अभी भी हमारे यहाँ पे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन माना जाता है। जैसे कि खेती के साथ साथ उसको हम यूज़ करते हैं, एनिमल को यूज़ करते हैं और उसका रेयरिंग करते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ हमने एज अ प्राइमरी बिजनेस किया तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। तो उसमें हमने पहले ये आइडेंटिफाई किया कि जो एग्रीकल्चर है उसमें जो साइड बिजनेस है वो है डेयरी। तो डेयरी के इसमें अगर हम देखा जाए तो 60 to 70% जो खर्चा है वो फॉडर पे होता है। तो फॉडर का खर्चा कम करने के लिए हमने ये साइलेज का यूनिट चालू किया था। तो उसमें अभी हमको ये चीज़ रियलाइज़ हुआ है कि अगर साइलेज का फीडिंग करता है कोई भी फार्मर अपने ट्रेडिशनल को छोड़ के, तो उसमें ज़्यादा मुनाफा होता है। साइलेज नियंत्रित किण्वन विधि से तैयार किया जाता है। इसमें सबसे पहले चारे की कुट्टी काटी जाती है और फिर उसे हवा की अनुपस्थिति में किण्वित किया जाता है। ऐसा करने पर लैक्टिक अम्ल पैदा होता है। यही लैक्टिक अम्ल चारे को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मददगार है। कमाल की बात तो ये है कि चारे में मौजूद जीवाणु ही किण्वन का काम करते हैं। नंदू का कहना है कि साइलेज साधारण चारे से कहीं बेहतर है। साइलेज है वो पूरा फर्मेंटेड होने की वजह से आपको 50% की जगह 100% पैलेटेबिलिटी मिलती है। तो अगर आप कच्चा चारा आप उसको खिलाते हो तो खिलाते हो तकरीबन 40 to 45 kg, और यहाँ पे आप उसको अगर 20 kg भी खिलाते हो तो उसकी जो न्यूट्रिएंट की डिमांड है या उसकी फीड हंगर है उसमें से कंप्लीट हो जाती है। उसमें अगर टेक्निकल देखा जाए तो जानवर को ये पैलेटेबल मतलब फर्मेंटेड चारा खिलाया जाए तो उसको एज इट इज़ वो कंज्यूम करता है। जब कोई भी रूमिनेंट चारा अंदर लेता है तो उसके बाद वो रूमिनेशन के लिए बाहर निकालता है। अगर आप ट्रेडिशनल वेज के टाइम पे देखे थे तो उसकी फीड मूवमेंट कितनी होगी, 40 kg उसको एक बार अंदर लेना है, फिर 40 kg रूमिनेशन के लिए लेना है, फिर वो रूमिनेशन होने के बाद 40 kg फिर अंदर जाना है। तो टोटल आपकी फीड मूवमेंट जो है 120 kg की है। अब सेम केस अगर आप साइलेज के बारे में देखते हो तो आपकी फूड मूवमेंट हो जाएगी 60 kg। तो आपको 60 kg की फीड मूवमेंट के लिए जितनी एनर्जी मतलब आपकी एनर्जी बचती है, और ये जो है एज इट इज फर्मेंटेड होने के कारण उसको पचाने के लिए जो एनर्जी बचेगी, तो ये जो बची हुई एनर्जी है उसमें क्या हो जाता है कि जानवर उसका दूध में इस्तेमाल किया करते हैं। नंदू हाइब्रिड किस्म के चारे का साइलेज बनाना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें पैदावार ज्यादा होती है। 1 एकड़ में बोया गया संकर चारा 8 से 10 गायों का पेट आराम से भर सकता है। वैसे तो साइलेज तैयार करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, लेकिन नंदू सफेद रंग की इस शीट का इस्तेमाल करते हैं। इस शीट से हवा भी आर पार नहीं जा सकती और इसमें लपेटकर आप चारे को धूप में भी भंडारित करके रख सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की आर्किव रफ्तार की जो स्कीम है उसमें हमने अप्लाई किया था। उसके दौरान हमें कृषि विज्ञान केंद्र नारायणगांव जो है उनसे हेल्प मिली थी। वो हमने हमारा स्टार्टअप वहाँ पे रजिस्टर किया। स्टार्टअप रजिस्टर करने के बाद 2 महीने का जो है ट्रेनिंग हो गया। ट्रेनिंग के बाद हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का आर्किव रफ्तार का जो है उसमें फंड मिल गया था। तो 2 प्रकार के उसमें एक होता है, एक तो सीड फंड होता है और एक जो है वो जब आप बाद में जो स्टार्टअप ऑलरेडी इस्टेब्लिश है उसको एक्सपेंशन करने के लिए फंड होता है। तो एक आइडिया स्टेज पे जो स्टार्टअप होता है उसमें 5 लाख की फंड होती है, और जो स्टार्टअप ऑलरेडी सेट है जिसको एक्सपांड करना है, मार्केटिंग या कुछ और मशीनरी खरीदनी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको 25% ग्रांट इन ऐड देता है। तो अभी फार्मर को हम अपना तरफ से इनपुट्स देते हैं, मतलब हाइब्रिड सीड देते हैं, मशीनरी की उसको सर्विस देते हैं ताकि उसका जो भी हार्वेस्टिंग है वो फास्ट हो जाए। और यहाँ पे उसको जितना चारा चाहिए वो खुद रख लेता है, उसमें से जो बचा हुआ चारा है हम अपने पास लेके फिर मार्केट में बेचते। अभी बरसात का मौसम है और इस मौसम में बहुत बड़ी मात्रा में हरा चारा उपलब्ध रहता है। किसान इसका साइलेज बनाकर सुरक्षित रख सकते हैं। बाद में जब हरा चारा उपलब्ध नहीं होगा तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि वो दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपने दुधारू पशुओं के लिए खुद साइलेज तैयार करें। इससे उनकी लागत में कमी आएगी और दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। जब भी हम पशुपालन करते हैं तो पशुपालन में उनका रेशन बैलेंसिंग होना बहुत ही ज़रूरी है, और ये रेशन बैलेंसिंग होने के लिए
हमने सबसे अच्छा फार्मर्स को पर्याय उपलब्ध करके दिया कि वो अपने खुद के फार्म पे साइलेज बनाए। साइलेज बनाना बहुत ही आसान तरीका है। ग्रीन फॉडर एज अ ग्रीन कंजर्वेशन करने का सबसे आसान, सबसे इजी ये तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं, हम एग्जांपल मक्के का लेते थे। मक्का जब भी मिल्किंग स्टेज में आता है तब हम उसका हार्वेस्टिंग करके लाते हैं, फिर हम उसका छोटा छोटा चाफ कटर के हिसाब से चॉपिंग करते हैं, और जब भी हम वो चॉपिंग करते हैं उसके बाद में हम वही हरे चारे को किसी बैग में या किसी बेल में हवा बंद करके रखते हैं। उसको एयर टाइट रखने से वो चारा ग्रीन ही रहता है। साइलेज अभी बहुत जगह पे बन रहा है। जब भी हमने केवीके के माध्यम से शुरुआत किया तो हमने ये देखा था कि फार्मर के पास पूरे साल के लिए ग्रीन फॉडर अवेलेबल नहीं है, तो वो पूरे साल के लिए ग्रीन फॉडर अवेलेबल होने के लिए हमने साइलेज का प्रमोट किया। और अभी हम देख रहे हैं कि लगभग 70-80% ऑफ डेयरी फार्मर्स सभी अभी साइलेज का यूज़ कर रहे हैं। हमारे मित्र है नैनदेव जी अतकरी जो यंग फार्मर्स है, उन्होंने इसी बात को देखते हुए उन्होंने अपना खुद का ये साइलेज प्रोडक्शन यूनिट शुरू कर दिया। नंदो की साइलेज यूनिट से किसानों को भी फायदा हो रहा है। किसान उन्हें हरा चारा बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी यूनिट में कम से कम 25 से 30 लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हुआ थोड़ी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको जानकारी देंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से हमारे किसान सिंचाई की नई तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पानी की बचत तो होगी ही, साथ ही उन्हें अच्छी फसल भी प्राप्त होगी। कैसे हमारे किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं, आइए जानते हैं। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था।
पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। हमें पूरी उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं उससे हमारे किसान ज़रूर लाभ उठाएंगे। अगर आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। आपके सुझाव हमें कृषि दर्शन को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आप हमारा एक कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के एक नए अंक में कुछ और नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।